बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांकर जी स्टूडियो में है। आइए बात करता है ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की। ट्रंप कहते हैं कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं, तो चले खैर उसको लेकर उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस भी बना दिया गाजा को लेकर। अब इसके बाद उन्होंने कई दिन के बाद इसको लेकर एक पोस्ट किया है। पोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रंप कह रहे हैं कि दिस बोर्ड ऑफ पीस हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल। पिछले अक्टूबर को हमने जो प्लान बनाया था गाजा के लड़ाई को खत्म करने का, अब उसको ये अमली जामा पहनाएगा। फिर वो कहते हैं कि पिछले महीने दो दर्जन फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं डावोस स्विट्जरलैंड में हम मिले थे और हमने सेलिब्रेट किया था इस बोर्ड के बनने का। और वो कहते हैं कि ये बोर्ड जो है इसका असर गाजा के बहुत आगे होगा, वर्ल्ड पीस लाएगा ये बोर्ड ऑफ पीस। फिर उन्होंने कहा कि 19 तारीख को भी फरवरी में वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, मैच इंस्टीट्यूट ऑफ पीस भी बना रखा है अपने नाम पे डोनाल्ड ट्रंप ने, वहां पर हम सारे लोग मिलेंगे और हमारे मेंबर स्टेट्स ने $5 बिलियन जो है वो गाजा के लिए देने का ऐलान कर दिया। अब इसमें मेरा एक सवाल है, ये तो 1-1 बिलियन हर किसी ने देना था। 25 देश अगर इसमें आ गए हैं और 5 नहीं दिए तो बाकी क्या फ्री के हैं? मतलब पाकिस्तान ने तो नहीं दिए पैसे। फिर आगे वो कहते हैं कि हमास को अपनी कमिटमेंट पूरी करनी पड़ेगी डीमिलिटराइजेशन की। और फिर वो कहते हैं बोर्ड ऑफ पीस विल प्रूव टू बी द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल इंटरनेशनल बॉडी इन हिस्ट्री एंड इट इज माई ऑनर टू सर्व एज इट्स चेयरमैन। लेकिन एक बहुत खास बात इसमें लिखी हुई है। गाजा के लिए पैसा बता दिया, हमास को हथियार छोड़ने होंगे ये बता दिया। ये लिख रहे हैं मेंबर स्टेट्स हैव कमिटेड थाउजेंड्स ऑफ पर्सनल टू द इंटरनेशनल स्टेबिलाईजेशन फोर्स एंड लोकल पुलिस टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड पीस फॉर गाजन्स। हजारों सैनिकों की कमिटमेंट की है। इसमें जितने भी देश हैं ना, किसी के पास की नहीं है कि वहां पे वो गाजा में अपनी फौज भेज दे। कोई अरब मुल्क, इंडोनेशिया अलग सर, अरब मुल्क नहीं भेजेगा, कोई अरब मुल्क नहीं भेजेगा। ये होंगे यही जो 8,000 सैनिक इंडोनेशिया और पाकिस्तान, यही 2 होंगे, यही लपेटे में आएंगे इसमें। और वो मैं आपको एक पिक्चर और दिखा देता हूं। खत्म हो गई वार, क्या सर? वॉर खत्म हो गई गाजा में? ना, अभी कहां खत्म हुई। वो अब वो पिक्चर चला दीजिए आसिम मुनीर वाली। ये जब ये बोर्ड ऑफ पीस का पोस्ट ट्रंप कर रहे थे तो म्यूनिक में, जर्मनी में आसिम मुनीर की मुलाकात हो रही थी मार्को रूबियो के साथ। मार्को रूबियो वाली फोटो चलाइए, मार्को रूबियो की फोटो आसिम मुनीर के साथ, वो वहां मिल रहे हैं उनसे। अब बात यही हो रही है कि आखिर इन लोगों ने मिलकर जो है चर्चा क्या की होगी। वो पिक्चर ढूंढवाइए जरा, पिक्चर लगाइए, वो इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यह है कि ट्रंप ये जो इन देशों से पैसा भी ले रहे हैं, ये फौजें भी भेज रहे हैं, हमास तो कह रहा है मैं हथियार डालूंगा ही नहीं। जो आप बात पूछ रहे थे, ये आ गई वो फोटो। मार्को रूबियो बैठे हुए हैं, सामने आसिम मुनीर जो है बैठा हुआ है। इसका आईडी कार्ड चेक किया था एंट्री गेट पे। या आर यू द जनरल? वीडियो देखा ना आपने? बिल्कुल। ये जो है म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये अब सर मुझे ये बताइए आप क्या होना है। अब वो हमास के मैंने 2-3 सीनियर लोगों के बयान आपको प्रोग्राम में दिखाए थे। वो कह रहे हैं किसी सूरत हम हथियार नहीं डालेंगे। ट्रंप कह रहे हैं हथियार डालने पड़ेंगे और पैसा और फौज मैंने ले ली है। और वो क्या कहते हैं सर, उसको डील करने के लिए वो भेजा हुआ है आसिम। 11 लोग इजराइल ने फिर मार दिए। तो मुझे नहीं लगा, मैं हमेशा से इस बात से हूं कि हमास कम से कम पहले हथियार डाल देगा, ऐसा नहीं लगता। जो ट्रंप साहब हैं वो इजराइल पे क्यों नहीं बोलते हैं कि हमास हथियार डालेगा, इजराइल ये करेगा। वो ये बोलते हैं कि हमास अगर हथियार नहीं डालेगा तो इजराइल मारेगा। तो इसका मतलब ये तो डील नहीं हुई ना, ये बोर्ड ऑफ पीस कैसे है? नहीं, बट ये तो डील का पार्ट है और हमास ने इसको अग्री किया था। नहीं, हमास ने बहुत सारी कंडीशंस उसमें डाली है कि जब तक इजराइल ये नहीं करेगा तब तक हमास नहीं करेगा। और ट्रंप साहब ये सब बनाने के बाद भी इजराइल को लेकर कोई बात नहीं करते और इजराइल ने भी खुद ने नहीं कहा है कुछ। मुझे बहुत कम संभावना लगती है कि हमास जो है पहले डीमिलिटराइजेशन या डिवेपनाइजेशन करेगा। ये क्या बेचने गया था सर वहां? ये तो कुछ और लगे होंगे कि कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। आसिम मुनीर साहब का काम है कि कुछ करें। वो आज ब्रीफकेस है कि नहीं है? नहीं, ये मुझे लग रहा है वो अपने वो नाम ले गया होगा फौजियों के। फौज तो भेजेगा ना आसिम मुनीर? फौज तो भेजना ही है, मजबूरी है। हाँ, फौज मजबूरी भी, और पैसा वहां से भी आएगा ना। हाँ, अरे इनके एक सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी, उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि आने वाले वक्त में आप पाकिस्तान के और अमेरिका के रिश्ते खराब होंगे ही होंगे। क्यों, ये आप सुन लीजिए। देखिए, इस मुल्क में बड़ी जल्दी हर कुछ सब चीज़ तब्दील होती है। अब इंडिया और अमेरिका के हालात जो है एकदम तब्दील हो गए। पहले एकदम इस तरफ से गिर गए थे, अब इस तरफ आ गए। अब अमेरिका आपको याद कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर पीस बोर्ड के इजलास, तो वहाँ भी अभी बड़े इश्यूज बनने हैं। पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस मेरे हिसाब से वी कैन डिस्कस दिस लेटर।
थोड़ी सी वहाँ शायद कोई हलचल हो, हिचकियां आए, हिचकियाँ आ hiccups। सकती है, तो उसके साथ फिर ये भी सारा इशू बन सकता है। अब ये मैं आप त्रिपाठी जी आप समझना है, वो कह रहे हैं कि इंडिया के रिश्ते देखो कैसे एक दिन में बदल गए, कहां से कहां पहुंच गए। कह रहे हैं हमारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है, हमारे रिश्ते खराब होंगे। क्या वजह है अमेरिका और इसके रिश्ते खराब होने की, अगर हुए तो? देखिए, सबसे मूल बात यह है कि ट्रंप क्या है, इससे समझ में आएगा। ट्रंप के लिए वही हमारी फिल्मों का गाना कि ना बीवी ना बच्चा, द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा रुपया उनके लिए डॉलर है। उनको जब लग रहा था कि स्ट्रेटेजिक तौर पर थोड़े समय के लिए पाकिस्तान का उपयोग करना है, अफगानिस्तान के लिए, भारत के लिए, तो चलो ठीक है। लेकिन इस ट्रेड डील को भले भारत में कितनी भी आलोचना हो, लेकिन आप ये समझिए कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को एकदम ये 360 डिग्री टर्न दे देगा, एकदम से चेंज हो जाएगा सब कुछ। और ऐसा चेंज होगा जो शायद जिसकी कल्पना भी अभी नहीं की जा रही है। और जब इस तरह की ट्रेड डील होती है, जब इस तरह के दो देशों के कारोबारी आपस में एक दूसरे से मूव करने लगते हैं, एक्सपोर्टर इंपोर्टर बात करने लगते हैं, तो जाहिर है पाकिस्तान के पास वो वाली ताकत नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है। और जो पाकिस्तानी पत्रकार कह रहे हैं वो शायद उसी ओर इशारा कर रहे हैं। तब ट्रंप कहेगा कि भैया तुम कौन, खाम खा। अच्छा, इससे आगे तो जरूरत निकल जाएगी। अभी ईरान तक की जरूरत है मेरे ख्याल में। नहीं, ईरान और अफगानिस्तान हाँ, दो की जरूरत है, उसके बाद खत्म। अच्छा, अभी क्योंकि गाजा की बात हम कर रहे थे, सबने भी पूछा कि नेतन्याहू क्या करेंगे, ये कभी ट्रंप क्यों नहीं बताते। नेतन्याहू ने बता दिया कि मैं क्या करूंगा। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने बहुत कई सारी बातें की। उन्होंने कहा कि हथियार के नाम पे हमास के पास अब केवल AK-47 बची है, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम गाजा शहर के नीचे 500 किलोमीटर की जो सुरंगें बनी हुई थी वो है। उन्होंने कहा कि उसमें से 150 किलोमीटर हम अभी खत्म कर पाए और बाकी काम करना है। तो बाकी काम पूरे शहर के नीचे सुरंगें साफ करने के लिए पूरे शहर का कब्जा चाहिए ना, वही प्रॉब्लम है। सुनते हैं। Gaza will not pose a threat ever again to the state of Israel. First, disarm Hamas, and second, demilitarize Gaza. What does that mean? They still have tunnels there. We dismantled about 150 kilometers of 500 kilometers of tunnels. We have to complete the job. That means also that you can't hide weapons labs or other facilities that they use to rearm themselves, regroup and reform, which they're trying to do. देखिए, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने कहा गाजा भविष्य में अब कभी इजराइल के लिए खतरा नहीं बनने देंगे हम। इसका मतलब क्या, हमास जाएगा। फिर दूसरा उन्होंने जो कहा कि नीचे हमको पूरी सफाई करनी है, अभी 350 किलोमीटर की सुरंगें और साफ करनी है या बर्बाद करनी है, तो उसके लिए आपको शहर पूरा अपने कब्जे में चाहिए। और ये बड़ी सीरियसली इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में छप रहा है कि ये गाजा की पॉपुलेशन को कहीं शिफ्ट करने का विचार बनाया जा रहा है। और इसके लिए ऑब्वियसली ट्रंप और नेतन्याहू ही करेंगे, बट वो जो भी 20-30 लाख लोग हैं ये अब वहां नहीं रहेंगे या इतनी तादाद में नहीं रहेंगे। ये बातें होने लगी हैं। समीर जी, जाएंगे कहां? लेकिन बिल्कुल, भले नेतन्याहू कहे कि भाई हमास अब खतरा नहीं बनेगा, हमास नए रूप से, नए नाम से, नए रूप से फिर से उभर कर आएगा। कि दुनिया का कोई भी आतंकी संगठन कभी खत्म नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं से उभरते रहे और आक्रमण करते रहे। नेतन्याहू को यही डर है कि हम भले ही मान लें कि हमास कभी खतरा नहीं बनेगा, लेकिन आने वाले समय में हमास खतरा ना बने, इसके लिए जरूरी है कि जो गाजा में अभी 350 किलोमीटर अंडर सुरंग बनी हुई है उसे खत्म करना जरूरी है। और इजराइल तो कहीं भी बोर्ड ऑफ पीस से खुश नहीं है, वो चाहते नहीं है कि इस बोर्ड ऑफ पीस का गठन हो। वो पीस वो तो मार के खत्म करना बिल्कुल, वो तो चाहता है कि भाई मैं पूरी तरीके से एरिया पे कब्जा करूं, पूरी तरीके से मार के हमास को खत्म करूं और उस एरिया में पूरी तरीके से मेरा वर्चस्व हो, और तभी ये सुनिश्चित होगा कि इजराइल को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर ये बोर्ड ऑफ पीस बन जाता है, पाकिस्तान की अगर सेना आएगी, दूसरी सेना आएगी, तो इजराइल का वहां दखल कम होगा, अमेरिका का दखल बढ़ेगा। इजराइल ये कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि किसी भी हालत में ना बने। मतलब पीस के नाम पे बोर्ड बना लिया, लेकिन वहां पीस लाना बहुत मुश्किल काम है। अब आप ईरान जो है ना, पॉपुलेशन का जो सेपरेशन है ना, वो जरूरी है। वो नेतन्याहू सही समझ रहे हैं, क्योंकि यदि वो सेपरेशन हो गया कि एक हमास की जो आबादी है, जो हमास के साथ खड़े हुए हैं, और एक और भी पॉपुलेशन है ना, ऐसा नहीं है, यदि उसको शिफ्ट कर दिया जाए तो उस पर हमला करना, उस पर खत्म करना ज्यादा आसान एक तो इन्होंने जो येलो लाइन बना ली है, रफली आधा गाजा जो है वो तो एक कब्जे में आ गया। मतलब आप समझिए गाजा शहर ये है, तो बीच में एक लाइन डाल दीजिए, अब इजराइल की फौज वहां तक खड़ी है और उसके परे जितना है उसमें लोग रहते हैं। तो अब देखना होगा आगे जाके क्या होता है, ये लोगों का होगा क्या। अब ईरान की बात कर लेते हैं। पहला खुला स्टेटमेंट ईरान के साथ क्या दिक्कत है बातचीत करने में और उम्मीद क्या है, यह अमेरिका के विदेश मंत्री ने दिया।
और इन शब्दों का इस्तेमाल आज तक कभी किसी ओपनली किसी नेता ने नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हम ईरान में कट्टरपंथी शिया मुल्लाओं से लड़ रहे हैं, खुलकर यह शब्द इस्तेमाल किए। और दिक्कत यह है कि इनसे बात करना दुनिया के किसी भी और देश से डिप्लोमेसी करने से अलग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ये सारे फैसले मजहब के आधार पर लेते हैं, थियोलॉजी के आधार पर फैसले लेते हैं, ये प्रैक्टिकल होकर के फैसले नहीं लेते, दुनिया के इश्यूज देखकर फैसले नहीं लेते, ये दीन देख के फैसले लेते हैं। इसीलिए हमें इनसे बात करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन हम बात करेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर हमारे सैनिकों को वहां कोई भी खतरा हो तो अब हमने वहां इतना इंतजाम कर लिया है कि फिर हम ईरान को छोड़ेंगे नहीं। We're dealing with radical Shia clerics. Okay, we're dealing with people who make geopolitical decisions on the basis of pure theology, and it's a complicated thing. I mean, no one's ever been able to do a successful deal with Iran, but we're going to try. Steve Witkoff and Jared Kushner will be traveling. I think they're traveling right now. For a reason, and that is that we understand that there could be threats to our forces in the region. We've seen them be threatened in the past, and we want to make sure that we have sufficient capacity to defend them if, God forbid, that were to happen. But right now, we're talking about negotiations. We are focused on negotiations. That's what we're focused on. The President's made that clear. If that changes, it'll be obvious to everyone, and obviously, whatever the law requires us to do, we'll do. देखिए, बड़ा क्लियर कर दिया इन्होंने, नेतन्याहू ने, मार्को रूबियो ने। इन्होंने कहा प्रायोरिटी नेगोशिएशन है, मतलब पहली प्राथमिकता बातचीत से हल हो जाए, और वही हम कर रहे हैं। फिर सवाल फौज क्यों लगा रखी, तो वो उन्होंने उसका थोड़ा सा आंसर देकर के मतलब उस इशू को थोड़ा डाइल्यूट करने की कोशिश की कि ये तो हमने डिफेंसिव पोस्चरिंग की हुई है कि अगर हम पे हमला हुआ तो हमारे पास जवाब देने के लिए इंतजाम होना चाहिए, इसलिए हमने वहां पर ये इतने जंगी बेड़े जो हैं वो भेजे हुए हैं। नेतन्याहू ने भी ईरान में बोला, देखिए ईरान में अगर किसी का कोई वाकई स्टेक है या ईरान से किसी को एक्चुअली फर्क पड़ता है तो वो इजराइल है। अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है, बहुत दूर है अमेरिका ईरान से, इजराइल है। और इजराइल की चिंता यह है कि इसके पास न्यूक्लियर भी है, इसके पास मिसाइल भी है, और इसने आसपास अपने जो है वो प्रॉक्सीज खड़े किए हुए हैं, सब घेरे, सबने घेरा हुआ है इजराइल को। ठीक है, इजराइल मारता भी है उन्हें, लेकिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि आप ईरान पे भरोसा नहीं कर सकते, ये धोखेबाज देश है, इसकी बात पे भरोसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपनी कुछ शर्तें बताई कि अगर नेगोशिएशन हो रहा है तो उसमें ये बातें भी होनी चाहिए, नेगोशिएट कर रहे हो तो इस पर भी दस्तखत कराना ईरान के। Iran is reliable on one thing: they lie and they cheat. The president is determined to exhaust the possibilities of achieving a deal which he believes can be achieved now because of the circumstances that have been created, the force projection, and the fact that, as he says, Iran must surely understand that they missed out last time. And he thinks there's a serious. और आगे इन्होंने, नेतन्याहू ने और भी बातें की हैं, अपनी शर्तें बताई, वो भी दिखा दीजिए। That if a deal is to be reached, it should have several components that we believe are important not only for the security of Israel, but for the security of the world, the United States, the region, the world. The first is that all enriched material has to leave Iran. The second is that there shall be no enrichment capability, not stopping the enrichment process, but dismantle the equipment and the infrastructure that allows you to enrich in the first place. And the third is to deal also with the questions of ballistic missiles. There's an MTCR limitation of 300 kilometers, and Iran is supposed to adhere to it. Of course it doesn't, as the Rising Lion operation by itself manifested. Everybody knows that. And the fourth is dismantle the axis of terror that Iran has built. It's been smashed. अब ये वो शर्तें हैं जो नेतन्याहू कह रहे हैं, जो ईरान नहीं मानने को तैयार है कि आप एनरिचमेंट नहीं करोगे, ये तो है ही, यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करोगे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, आपके पास कैपेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए एनरिचमेंट की, मतलब अपनी नो हाउ, अपनी साइंस भी तुमको जो है भूलनी पड़ेगी। वो अब ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर वो कह रहे हैं कि मिसाइल, एमटीसीआर का मेंबर पता नहीं ईरान है कि नहीं है, वो कह रहे हैं उसमें 300 किलोमीटर की लिमिट होती है कि 300 किलोमीटर ज्यादा रेंज की मिसाइल आप नहीं बनाओगे। तो वो कह रहे हैं पिछले साल जून में हमने देख लिया कि इसके पास लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं,
वो भी उनका प्रॉब्लम है। फिर वो 3000 proxy किलोमीटर तक की रेंज, 3000 किलोमीटर तक की रेंज की वो तो इन्होंने एक बार वीडियो बना के बताया था कि अगर 10,000 11,000 किलोमीटर की रेंज पे वो आ गया तो ईरान वो अमेरिका पे भी उस मिसाइल अटैक कर सकता है। मगर ये आप इसके साथ साथ देखिए, नेतन्याहू भी अभी बातचीत की भाषा बोल रहे हैं, ट्रंप भी, ट्रंप के मंत्री भी, लेकिन ईरान धमका रहा है। अब ईरान धमका रहा है, उसने एक वीडियो रिलीज किया है, वो जरा आपको दिखा देता हूं मैं। जॉर्डन में जो इनका बेस है उस पर कैसे हमला होगा अगर लड़ाई हो गई, इसका एक धमकी भरा ये एक एनिमेटेड वीडियो ये ईरान की तरफ से जो है वो जारी किया गया। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि आज ही जिनीवा में, बल्कि कल से, ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि बात कर रहे हैं और ओमान मध्यस्थ, और बड़े अजीबोगरीब तरीके से बात हो रही है। मैंने डिटेल में जाके देखा सर उसे। ऐसे नहीं है कि जैसे हम बैठे हैं आमने सामने टेबल पे और बीच में एक आदमी बैठ जाता है कि भाई कहीं लड़ना पड़े इसीलिए एक आदमी बैठा, ऐसा नहीं है। वहां इनका जो आदमी है ईरान का, अरागची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो ओमान वाले से बात करते हैं पहले होटल में बुला के, फिर वो जाता है अमेरिका के पास, वो अमेरिका वाले को बताता है ईरान ने ये कहा, फिर उसका मैसेज लेके फिर इधर, ऐसे बात हो रही है। अब भाई सीधे सीधे बात कर लो, आमने सामने बैठ के बात कर लो। दुनिया को तुमने जो है बंधक बनाया हुआ कि लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। अरे भाई डॉलर अगर ये तेल अगर आ गया 100-120 डॉलर पे, नुकसान तो हमारा भी है ना। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हो रही है। ईरान सिर्फ ये नहीं कह रहा, ईरान कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम को अबेंडन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आपको सैंक्शंस हटाने होंगे, ऑयल वाली सारी जितनी आपने रोक लगा रखी है वो हटाना होगा। तो अमेरिका उसके लिए तैयार है नहीं है। दूसरा, इजराइल जला फैक्टर आपने खुद बताया, उसमें एक और बात जो इजराइल कह रहा है वो ये कह रहा है कि इनको अपनी प्रॉक्सीज को जो मदद देना खत्म करना, हिजबुल्लाह, हमास, ये साथ, तो वो भी तैयार नहीं है। तो देखिए ये मुश्किल यहाँ पे, और अमेरिका को अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था तो हमला कर चुका होता। क्यों? देखिए क्लैरिटी वहाँ पे भी नहीं है। वो क्या चाहते हैं? रिजीम चेंज चाहते हैं क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना चाहते हैं? भाई अमेरिका कई बार सब कुछ है, लेकिन बात ये कर पाएंगे? तो यही बात है ना कि आप घुस के ईरान में, ये बात नहीं कि आपने इराक की तरह जैसे किया था या फिर आपने जो अफगानिस्तान में किया वैसा आप कर सकते हैं ईरान के सामने। नेतन्याहू जब शांति की बात करने लगे तो आप सोच लीजिए ना कि मामला कितना मुश्किल है। तो जब वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है सारे बातचीत के जितने तरीके हैं वो एग्जॉस्ट कर लेना चाहते हैं कि भाई कल को कोई ये ना कहे कि हमने बातचीत को मौका नहीं दिया। फिर भी बात ये हो रही है कि जो है इजराइल पहले हमला करेगा और यूएस जो सपोर्ट करेगा। ये है कि अगर डील नहीं बनती, आपने बिल्कुल अच्छी बात याद दिला दी, अगर नेगोशिएशन फेल हो जाती है तो ये कहा, ये सीबीएस ने छापा हुआ है, फॉरेन पब्लिकेशन ने, कि ट्रंप ने नेतन्याहू को ये आश्वासन दिया है कि इफ टॉक्स फेल तो तुम हमला करना, तुमको सपोर्ट हम करेंगे। मतलब अमेरिका सीधा नहीं जाएगा लड़ाई में, लड़ाई तो नेतन्याहू को ही लड़नी पड़ेगी, और लेकिन अमेरिका उस वक्त साथ देगा। तो इसीलिए भी नेतन्याहू अभी वेट कर रहे हैं। सर तो अब क्या अभी तक तुम्हारी बातचीत से लग रहा है कि मतलब फोकस तो है कम से कम? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि बार बार ही लगता है कि ट्रंप और नेतन्याहू ये दोनों डरा धमकाकर अपने हक में ज्यादा से ज्यादा हासिल कर लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर युद्ध करने की स्थिति होती, नौबत होती, तो अब तक कर चुके होते। और जो शर्तें जो नेतन्याहू कह रहे हैं, ठीक है, वो बड़े बहादुर राष्ट्राध्यक्ष हैं और जिस तरह से इजराइल लड़ता है, घिरा हुआ है, लेकिन जो वो कह रहे हैं ऐसा कैसे कोई कर सकता है भाई? आप ये कह रहे हैं कि तुम अपने सारे दांत, नाखून, सब जो कुछ है वो सब फेंक दो, हाँ। उसके बाद जिससे कि हम तुम्हें थप्पड़ भी मारे तो तुम उसका रिएक्ट न करने की स्थिति में रहो। ऐसा दुनिया में हो ही नहीं सकता। और खुद इजराइल अनडिक्लेयर्ड, अघोषित न्यूक्लियर स्टेट है। नहीं, इजराइल न्यूक्लियर स्टेट हो या ना हो, वो तो अमेरिका ही है ना भाई। अमेरिका के पास जितनी ताकत, अगर B-2 बॉम्बर उड़ के वहां से आके और वो मार के चला जा रहा है तो इसका मतलब सब कुछ वहां से हो रहा है। सवाल यह है कि क्या ईरान के साथ कोई ऐसी डील करना चाहते हैं जिससे ईरान के लोगों का भला हो, जिससे उस पूरे के पूरा इलाके में शांति हो, या ट्रंप के मन में है कि पूरे के पूरे गाजा में हमारे बढ़िया ट्रंप टावर बन जाए, इजराइल के मन में है कि चलो ये इलाका हमारे कब्जे में आ गया, हम थोड़ा सा बेहतर हो जाए, हमास खत्म हो जाए। अगर ये वाला है तो फिर हमास क्यों हथियार रखेगा? अगर ये वाला है तो ईरान समझ गया है कि उनकी कमजोरियां क्या हैं, क्यों वो पीछे हटेगा? आपने इतने अगर लगा दिए ना इसमें। नहीं, मूल यही है, आप समझिए ना इसको। बैलिस्टिक प्रोग्राम कभी नहीं छोड़ेगा। उसने देखा है कि किस तरह से इराक ने जब अपनी मिसाइलें बंद कर दी थी तो क्या हाल हुआ। अंदाजा लगा लेना। अब एक बार जरा नेतन्याहू ने भारत के बारे में भी बात की है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और भारत का इजराइल के साथ अब कुछ अरब रुपयों का, $1 अरब का एक रक्षा समझौता जो है वो भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने इजराइल जाने भी वाले हैं, और उनके इस दौरे से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है, 1.5 बिलियन पीपल। और फिर उन्होंने कहा कि भारत में इजरायली बहुत पसंद किए जाते हैं, भारत इजराइल को प्यार करता है। You know, India is not a small country. It has 1.5 billion people.
In India, Israel is enormously popular. Enormously popular. Did you know that? Yeah, you do. Good. I'm glad you know it. पूरे भारत में तो पॉपुलर नहीं है नेतन्याहू जी, ये तो बच्ची क्या कह दिया उन्होंने। है तो पूरे भारत में ही, पूरे भारत में है। बीच बीच में लोग नापसंद भी करते हैं, ऐसा ही है। नहीं, भारत के मुसलमानों को तो बिल्कुल नहीं पसंद है। भारत इजराइल के साथ भी है और भारत फिलिस्तीन के साथ भी है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। भारत का तो सिद्धांत है भाई, सबको साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलना है। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल का भी समर्थन करते हैं। और सर मैं इशू बताता हूं, इशू ये है जो आदमी पसंद करता है इजराइल से रिश्ता, उसको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप फिलिस्तीन के साथ भी हो, लेकिन जो फिलिस्तीन के साथ रिश्ता रखना चाहता है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इजराइल से कोई संबंध रखो। अब ये उनकी समस्या है सर। अब भारत सरकार का अधिकार समझ तो ये नहीं है। एक मिनट, बड़ी अच्छी बात सौरभ जी ने कही कि जो इजराइल को पसंद करता है उसको फिलिस्तीन पसंद करने में कोई दिक्कत नहीं, हाँ। जिसमें हम जैसे लोग शामिल बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो फिलिस्तीन के पक्ष वाला है वो इजराइल को पसंद नहीं करता, उसको फासिस्ट कौन, अब सोचिए जरा फासिस्ट कौन है। और इसीलिए जब मैं बार बार कहता हूं कि जो सेकुलरिज्म भारत में चलता है ये फर्जी वाला है, फ्रॉड वाला है, तो फिर लोग नाराज जाते हैं। भाई ये नहीं हो सकता ना कि आप जैसे चाहे, और विशेष करके जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कहें या दो देशों की, तब तो ऐसे नहीं व्यवहार करना। एक आई जाए आपका, फिर ब्रेक ले लूंगा मैं। नहीं, भारत का दोनों देशों से रिश्ता है, मतलब फिलिस्तीन से भी उसी तरह का रिश्ता है, इजराइल के साथ भी है। इजराइल इस समय जो सरकार है वो इजराइल के साथ ज़्यादा है, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन में एक बात समझनी चाहिए। इजराइल जो है एक आक्रामक देश के तौर पर, हमलावर देश के तौर पर फिलिस्तीन से बिहेव कर रहा है। फिलिस्तीन इजराइल के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर रहा। इसको रिलीजन और उसके तौर पर अलग तरीके से देखा वो जाए। तब है जब आप हमास और फिलिस्तीन को अलग माने। हमास और फिलिस्तीन को अगर अलग माने हाँ। तो, हालांकि दुनिया मान नहीं रही सर। हाँ, तो कह रही है कि वो हमास एक भी तो बात है। फिलिस्तीनियों के और ये समर्थन बात, से आया। हाँ, हमास उसी के साथ आया हुआ है, लेकिन वो लड़ाई जो चल रही है, और अभी तो नेतन्याहू साहब के लिए हम इतना कर रहे हैं, वो उसको ईरान को भी गाजा समझ रहे हैं। अच्छा, हालांकि तो गाजा पर भी उनका बस नहीं चल।